हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बाबू? एक बार कमेंट कर दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? लास्ट क्लास में हम लोग नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स कर रहे थे ना? ठीक है। एक छोटा सा चीज़ बाबू देखो, हम बताना चाहेंगे। पिछली बार फ्लो में मिस्टेक हो गया। एक बच्चा कम में मतलब मुझे फिगर आउट किया। हम लोग जब नेम लिख रहे थे तो हमने इस एसिड का नेम लिखा था, HClO4 का। बोलो। तो हम लोग क्या पढ़े थे? अभी हम लोग नेमिंग में क्या क्या पढ़े हैं बताओ? सफिक्स पढ़े हैं ना? नेमिंग में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं बताओ? सफिक्स पढ़े हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है तो हम लोग सफिक्स लगाते हैं इक एसिड। याद है? तो हम यहाँ पर अगर निकालें तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का x -8 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आएगा? +7। बोलो। x इक्वल टू +7 जो है वो क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। बिल्कुल सही। तो इसका नाम क्या होना चाहिए था? क्लोरिक एसिड। क्या होना चाहिए था? क्लोरिक एसिड। लेकिन ये नाम नहीं होता इसका। पिछले बार फ्लो में हम आपको यही बता गए, हम भी ध्यान नहीं दिए। ठीक है, नाम जो है वो इसका क्लोरिक एसिड नहीं होता, क्योंकि एसिड के लिए, याद रखना, एसिड के लिए हैलोजेंस का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम लोग +5 ही लेते हैं। कितना लेते हैं? +5। ठीक है। तो इसीलिए ये +7 है, मैक्सिमम से ज़्यादा है ना? इसीलिए हम लोग इसको क्लोरिक एसिड नहीं बोलते। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसका नाम क्या है। ठीक है, HClO4 का नाम क्या है, क्लोरिक एसिड इसका नाम नहीं होगा। है ना? थोड़ा सा रूल में चेंज है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का तो +7 होता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्लोरिक एसिड नहीं बोलते। इसको हम क्लोरिक एसिड नहीं बोलते। है ना? यहाँ पर जो हैलोजेंस के लिए है, एसिड में जो हैलोजेंस के लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +5 है। बोलो, क्लियर है? आज के क्लास में आपको डिटेल में समझ में आएगा कि क्यों +5 ही रखा गया है, क्यों इसको हम क्लोरिक एसिड नहीं बोल रहे। ठीक है, तो टाइम बिंग के लिए इतना लास्ट क्लास से लेकर चलते हैं। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ा जाए। तो हमने, याद करो, पिछले बार नेमिंग एसिड्स नेमिंग किया था और नेमिंग में हमने सफिक्स कर लिया था। हमने बोला था कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो इक एसिड होगा, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो अस एसिड होगा। इक एसिड और अस एसिड। ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में। किसके बारे में करेंगे? बोलो। प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? जो पहले लगता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रीफिक्स जो है बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। मेटा तब बोला जाता है व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम एसिड। एक वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम एसिड, तो आप प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? मेटा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास H3PO4 है ना? इसमें से अगर आप एक वाटर बाहर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? H2PO3। चेक करो। सॉरी सॉरी, HPO3। क्या बन जाएगा? HPO3। देखो, 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन निकल गया तो 1 हाइड्रोजन बचा। फॉस्फोरस एक ही है। 4 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन निकल गया तो 3 ऑक्सीजन बचा। ठीक है। इसी को अगर हम मान लेते हैं, हमेशा याद रखना, एक मॉलिक्यूल में से when one molecule of water is removed from one molecule of acid। ठीक है, एक एसिड के मॉलिक्यूल में से एक ही पानी निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक H3PO4 था, मैंने एक पानी निकाला तो HPO3 हो गया। इसी का जो फैमिली है, अगर हम यहाँ पर NH3PO4 ले लें
तो मेरे पास अब H3PO4 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n मॉलिक्यूल्स। एक में से एक पानी निकलेगा तो n में से कितने पानी निकलेंगे? n। तो अगर हम इसमें से NH2O बाहर निकाल दें तो ये नहीं बन जाएगा HPO3N? अरे बोलो, कल तुमने इसके स्ट्रक्चर्स बनाए थे। अरे बोलो, और मैंने तुमको इसका नाम भी बताया था कि इस पूरे फैमिली को हम लोग मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, है ना? कल हमने ये फैमिली के स्ट्रक्चर्स बनाए थे। अरे बोलो, कल तुमने इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, याद है ना? वो साइकिल वाले, साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर सब ड्रॉ किए थे इसके, ठीक है? तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कभी भी कोई HPO3N टाइप का रहेगा तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? बोलो। एसिड कौन सा है? ये फॉस्फोरिक एसिड। उसमें से आप पानी निकाल रहे हैं तो प्रीफिक्स क्या लग जाएगा? मेटा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अरे बोलो, हम तुमको कल बताए थे कि इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्यों बोलते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। ये क्लियर हो गया? याद रखना बाबू, मेटाफॉस्फोरिक तब यूज होता है जब एक मॉलिक्यूल में से एक पानी बाहर निकलता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ n मॉलिक्यूल ले लिए तो यहाँ n पानी बाहर निकाल दिया, तो जनरल फॉर्मूला इस तरीके का बनेगा। हम आपको ये भी बताए थे कि यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू कभी 1 और 2 नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे लिखोगे, अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो आप क्या लिखोगे? H3P3O9। अब आपसे इसका नाम पूछे कि इस एसिड का क्या नाम है, तो क्या बोलोगे? n की वैल्यू कितनी है? 3। और है क्या ये? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो आप क्या बोलोगे? ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अरे बोलो ना। और इसका स्ट्रक्चर भी आपने बनाया था। स्ट्रक्चर कैसा बनता है? साइक्लिक नहीं बनता, क्योंकि सेंट्रल एटम 2 से ज़्यादा है। जब भी सेंट्रल एटम 2 से ज़्यादा होता है तो हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं। कितने लोग को चमका? अगर n की वैल्यू हम 4 पुट कर दें तो क्या लिखोगे? H4 हो जाएगा, P4 हो जाएगा और O12 हो जाएगा, नहीं? तो आप इसको क्या बोलोगे? टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, इस तरीके से लिखोगे। ये कितने लोग को चमका? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? तो मेटा प्रीफिक्स कब यूज करते हैं? क्लियर हो गया? मेटा प्रीफिक्स तब यूज करते हैं जब एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाला जाएगा, ठीक है? इसी से एक मिलता जुलता होता है, सबको पता है H3BO3। अरे बोलो, H3BO3 बोरिक एसिड है। इसमें से अगर तुम H2O बाहर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? HbO2, ठीक है? अगर हम यहाँ पर NH3BO3 ले लें तो कितना पानी बाहर निकालना पड़ेगा? n। एक मॉलिक्यूल में से एक पानी निकालना है तो n मॉलिक्यूल में से n पानी बाहर निकालेंगे। तो इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HbO2n। अरे बोलो, इसका जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ओनली एग्जिस्ट करता है n = 3। जैसे यहाँ पर n = 1, n = 2 एग्जिस्ट नहीं करता था, 3 से नीचे एग्जिस्ट करता था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा एग्जिस्ट करता है? n = 3। तो n = 3 यहाँ पर पुट करोगे तो बाबू ये हो जाएगा H3B3O6। क्या हो जाएगा? H3B3O6। अरे बोलो, नाम बताओ इसका क्या लिखोगे? व्हाट नाम क्या लिखोगे? पहले बात तो ये पूरा जो नाम है ये हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड। क्या हो जाएगा? मेटाबोरिक एसिड नहीं लिखोगे, क्योंकि इसको आप क्या बोलते हो? ये आपका क्या है? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में से आप पानी को बाहर निकालेंगे तो प्रीफिक्स क्या लग जाएगा? मेटा, ठीक है? अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3। तो आप क्या लिखोगे? ट्राई मेटा बोरिक एसिड, या इन जनरल आप इसको मेटाबोरिक एसिड भी बोल सकते हो, क्योंकि सिर्फ यही एक एग्जिस्ट करता है। ना n = 1 2 एग्जिस्ट करेगा, ना इसके बाद का कोई एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है। पिछले बार तो बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे थे, इसलिए ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब लगाना ज़रूरी था, लेकिन इस बार तो एक ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो कभी मेटाबोरिक एसिड आ जाए तो आपको यही पॉइंट ध्यान में रखना है। बाबू देखो, हम तुमको बता रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। जितनी चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं 100% यही सारी चीज़ें पेपर में आएंगी। आपको ये नहीं दिमाग लगाना कि सर आप तो ये सब एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, कोई और एग्जाम्पल आया तो हम कैसे सोच पाएंगे।
समझ रहे हो? आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, जितनी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं हूबहू बहू यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। अरे बोलो ना। आपसे मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड के बारे में चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो इनका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, या तो इनका नाम पूछा जाएगा, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा। तो जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इतनी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप बार बार इनको रिवाइज करते रहिएगा तो आप कंफर्टेबल हो जाइएगा इन सारी चीज़ों में। कोई दिक्कत है? देखो, केमिस्ट्री अगर अच्छा करना है तो हम बार बार बोलते हैं कि आप मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए, है ना। फिजिक्स और मैथ्स में क्या होता है, आपको बहुत प्रैक्टिस भी करना पड़ता है ना। लेकिन खास करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है कि आप इसको बस याद देना, सुसुम पानी से लेना है, सोने के बाद और उठने से पहले दो दो बार लेते रहिए। आपको आसानी चीज़ें बहुत कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे चीज़ों में। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनका तो स्ट्रक्चर बनाए थे कल, बताओ स्ट्रक्चर में बनाओगे अगर H3BO3O6 को देखो तो बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा? बोरॉन। और वो कितना है? 3 है। साइड एटम कौन बनेगा? ऑक्सीजन। और वो कितना है? 6। अरे बोलो, क्या सेंट्रल एटम 2 से ज़्यादा है? क्या साइड एटम सेंट्रल एटम के बराबर या उससे ज़्यादा है? तो वो तीसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने क्या बताया है आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में? जितने सेंट्रल एटम रहे उतने ही साइड एटम ले लो और रिंग बनाओ। तो 3 सेंट्रल एटम दिख रहा है, 3 साइड एटम ले लोगे तो कितने का रिंग बनाओगे? 6 का, है ना। तो यानी आपका क्या बनेगा? देखो, बोरॉन, ऑक्सीजन, बोरॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, ऑक्सीजन। सही है, 6 का रिंग बन गया। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन ने तो दो दो बॉन्ड बना लिए, बोरॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो अब तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अरे बोलो, अब क्या करोगे? तुम्हारे पास और क्या क्या चीजें बची हैं? 3 हाइड्रोजन बचा है और 3 ऑक्सीजन बचा है। क्या ये एसिड उन 4 एसिड में से है जो मैंने लिखा था? वहां तो H3PO3 है, H3PO2 है, H3BO3 है और H4P2O5 है। क्या उन 4 एसिड में से ये एक एसिड है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी H हैं सब किससे कनेक्टेड होंगे? OH से। तो एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, और एक OH इसको दे दो। देखो कंपाउंड का स्ट्रक्चर रेडी है ना। देखो H3 है, B3 है और 6 ऑक्सीजन है। दिस इज H3B3O6। बोलो, बना लोगे कि नहीं बना लोगे? कॉन्सेप्ट अगर आता रहेगा तो आप इस टाइप के स्ट्रक्चर्स कंफर्टेबली बना लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। बोलो, ये पहला प्रीफिक्स कितने लोगों को क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? एक बार अच्छे से इनको देख लो फिर आगे बढ़ता। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स भी रहता है, जैसे क्या, जैसे बाकी सब में था। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है लेकिन 3 बॉन्ड भी बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहाँ पे, ऐसा ऐसा। ठीक है। या तो आप एरो दिखा लो, नहीं तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? प्लस। और बोरॉन पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो वैसे भी प्लस और माइनस हमेशा क्या होंगे? न्यूट्रल। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत किसी को? अच्छे से देख लो बाबू एक बार। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं। बढ़े आगे। चलो, इसी से मिलता जुलता अगर आपके पास थोड़ा ये देखना, अगर आपके पास H2SO4 है और आपने इसमें से एक H2O निकाल दिया बाहर, है ना, तो ये कौन सा एसिड है बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड है। नहीं, इसमें से एक H2O बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा? SO3 बचेगा।
तो क्या इस चीज को आप मेटा सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे? आपको कहाँ एग्जामिनर फंसा सकता है, हम आपको वो बता रहे हैं। जैसे इनमें जब आप H2O निकालते थे तो इस तरीके की चीज बचती थी जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन होता था। अरे आप इसको एसिड तो तब बोलोगे ना, आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जब आप इनमें से पानी निकाल भी दे रहे थे तो भी आपके पास कम से कम फॉर्मूले में एक हाइड्रोजन बच रहा था, जो किससे कनेक्टेड था, हाइड्रोजन से कनेक्टेड, ऑक्सीजन से कनेक्टेड था। लेकिन जब आप इस तरीके की बात करोगे कि H2SO4 में से एक पानी बाहर निकाल लें तो SO3 बचा, अरे बोलो ना। तो आप इस तरीके की बात को या SO3 को क्या आप मेटा सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। SO3 को मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोला जाता, है ना, ये नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि ये एसिड नहीं है, दिस इज एनहाइड्राइड। क्या है ये बोलो? एनहाइड्राइड है, ये एसिड नहीं है। एसिड का नाम ना, पर टॉपिक का क्या नाम है, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो अगर H2O निकालने के बाद भी कोई एसिड बचता तो हम जरूर मेटा प्रीफिक्स लगाते। लेकिन यहाँ पर H2O निकालने के बाद क्या SO3 एसिड है? क्या SO3 एक ऑक्सी एसिड है? नहीं। अरे ऑक्सी एसिड होता तो इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए था। ये कितने लोग को समझ में आ रहा है? जैसे बाबू मान लो आपके पास H2SO3 है, इसमें से आप H2O बाहर निकालो तो क्या बच जाएगा, SO2। अरे बाबू ये सल्फर ट्राइऑक्साइड नाम है इसका, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। बोलो क्लियर है? इस एसिड का क्या नाम है बताओ? तुम लोग ना कॉपी बंद करके घर पे रख दिया करो, पढ़ के मत आया करो। इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 है, ये +4 है। ये मैक्सिमम है तो इक है, ये मैक्सिमम नहीं है तो अस है। तो इसमें से जब आपने H2O निकाला तो SO2, तो क्या हम इसको मेटा सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे? क्या इसका नाम हम मेटा सल्फ्यूरस एसिड बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक एसिड नहीं है, ये क्या है, एक एनहाइड्राइड। अरे बोलो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसा मत बुद्धि लगा देना, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि जब कभी भी किसी एसिड से पानी निकाला जाए तो आप मेटा लगा ही देंगे। अरे मेटा लगाने के लिए वो एक ऑक्सी एसिड होना चाहिए। आप टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो कल कल को कोई अगर ऑक्सी एसिड हो, उसमें से पानी निकाला जाए तो एक ऑक्सी एसिड बने, तो आप उसके लिए मेटा लगा सकते हैं। लेकिन SO2 SO3 ये सब ऑक्सी एसिड नहीं है। हैं क्या ऑक्सी एसिड? नहीं है, ये सब ऑक्सी एसिड नहीं है, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, तो SO2 SO3 ऑक्सी एसिड नहीं है, इसीलिए पानी निकालने के बाद भी इनके नाम में मेटा नहीं लगता। आप इसको मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलेंगे, आप इसको मेटा सल्फ्यूरस एसिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये एसिड नहीं है, ये क्या है, एनहाइड्राइड। पक्का क्लियर हो गया? चलो, पहले प्रीफिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे से देख लो। पहला प्रीफिक्स सबको क्लियर हो गया। मेटा प्रीफिक्स किसी एसिड के नाम के पहले लगेगा, इसलिए इसको प्रीफिक्स बोला गया है। कब कब बनेगा, कब लगेगा, जब आप एक एसिड के मॉलिक्यूल में से एक पानी मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये पूरा कैटेगरी क्लियर हो गया आपको? चलो, सेकंड जो है बाबू उसको हम लोग बोलते हैं पायरो। क्या बोलते हैं बोलो? पायरो। व्हेन वाटर, व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल is extracted from two molecules of acid। पिछले बार क्या कर रहे थे, एक मॉलिक्यूल में से एक पानी निकाल रहे थे, अब दो मॉलिक्यूल में से एक पानी बाहर निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास है H3PO4, इसके कितने मॉलिक्यूल ले लिए, दो मॉलिक्यूल, और दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो बताओ कितना ये है, ये बेसिकली क्या है, H6P2O4, और इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा H4P2O8 में से दो निकल जाएगा O6। बोलो क्लियर है कि नहीं? देखो, ये 6 हाइड्रोजन है, दो फॉस्फोरस है, 8 है। तो 6 हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन निकल गया तो 4 हाइड्रोजन बचा। P2 यहाँ पे भी, P2 यहाँ पे भी, यहाँ 8 ऑक्सीजन है इसमें से, अच्छा एक ऑक्सीजन है ना, एक ही ना H2O निकल रहा है।
H4P2O7। 8 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो ये बचा। अब तुमसे इस एसिड का नाम पूछा जाएगा। बताओ इस एसिड का नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये? फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन इसको क्या बोला जाएगा? पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अरे बोलो ना, पायरो फॉस्फोरिक एसिड बोला जाएगा, क्योंकि आपने दो एसिड के मॉलिक्यूल से एक पानी का बाहर निकाला है तो प्रीफिक्स पायरो लगता है। दोनों में डिफरेंस समझिए, पिछले बार एक मॉलिक्यूल में से एक पानी निकाल रहे थे तो मेटा लगा रहे थे, इस बार दो मॉलिक्यूल में से एक पानी बाहर निकाल रहे हैं तो पायरो लगा रहे हैं। कोई दिक्कत? आपके पास H3PO3 है। अरे बोलो, H3PO3 है, ठीक है। H3PO3 है, इसके आपने कितने मॉलिक्यूल ले लिए? दो मॉलिक्यूल। इसमें से एक वाटर बाहर निकाल दिया, कितना हो गया? 6 में से दो चला जाएगा H4P2, और ये 6 में से एक चला गया O5। बोलो क्लियर है? दिस इज H4P2O5। ठीक है। क्या नाम है इस एसिड का? फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है? फॉस्फोरस एसिड। तुम लोग ना भूल जाते हो यार, ये +3 है, पढ़ कर नहीं आओगे तो यही ना होगा। ये +5 है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड है इसलिए इक लगा है, और वो उससे कम है तो इसलिए अस लगा है। ये फॉस्फोरस एसिड है, H4P2O5। अरे बोलो, तो इसको इसका नाम क्या लगेगा? प्रीफिक्स क्या लग जाएगा? पायरो। तो हो जाएगा पायरो फॉस्फोरस एसिड। अरे अस एसिड जो लगा है ये तो सफिक्स है, और ये जो चीज लग रहा है ये प्रीफिक्स है। अरे बोलो। तो अगर आज के बाद आपसे पूछे H4P2O5 क्या है, तो उसका नाम है पायरो फॉस्फोरस एसिड। कोई दिक्कत? उसी तरीके से बाबू आपके पास 2 मोल H2SO4 है, और आपने इसमें से एक H2O बाहर निकाल दिया। बताओ क्या बचेगा? ये 4 में से 2 चला गया, 2 बचेगा, H2O7। अरे बोलो, H2 8 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल गया, 7। इसी को तो ओलियम लिखा था, और इसी का स्ट्रक्चर भी आपने बनाया था, है ना? हम बताए थे कि इसका कॉमन नेम है ओलियम, H2H2O7। ठीक है। तो H2H2O7, अब इसका नाम, इसको क्या बोलते हो बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन इसको क्या बोलोगे? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अरे बोलो ना बाबू, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत? आप 2 मोल ऑफ H2SO3 ले लो, इसमें से एक जल ही जीवन है, निकाल दो बाहर। तो 4 में से 2 गया तो 2 हाइड्रोजन बचेगा, H2 बचेगा, और 6 में से एक गया तो ये बचेगा, H2H2O5। ठीक है। इस एसिड का क्या नाम है? बिल्कुल, वेरी गुड, सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरस एसिड। इसमें से एक पानी बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा? पायरो सल्फ्यूरस एसिड। पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर हो रहा है? आपको आइडिया लग गया कब पायरो लगाना है? जब कभी भी आप 2 मॉलिक्यूल में से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो नाम के आगे प्रीफिक्स क्या लगेगा? पायरो। ठीक है। थोड़ा ये बताना, 2 मोल HNO3 है, इसमें से एक H2O बाहर निकाल ले, क्या बचेगा? N2O5 बचेगा, बिल्कुल सही। ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, मैक्सिमम है ना? तो आप इसको क्या बोलोगे? नाइट्रिक एसिड। क्या बोलोगे? नाइट्रिक एसिड। इक लगा है ना, सफिक्स, इक एसिड, क्योंकि मैक्सिमम है। तो क्या आप इसको पायरोनाइट्रिक एसिड बोलेंगे? क्या आप इसको पायरोनाइट्रिक एसिड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। ये वही वाला खेल है, जैसे एक में से एक निकाल रहे थे तो हाइड्रोजन बच ही नहीं रहा था, इसको बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अरे बोलो ना। तो HNO3 ये N2O5 है, तो इसके लिए अगर आप बोलोगे दिस इज नॉट पायरो नाइट्रिक एसिड, ये पायरो नाइट्रिक एसिड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सी एसिड नहीं है। अगर ये एक ऑक्सी एसिड होता, ये सारे क्या हैं बताओ? एनहाइड्राइड्स।
बताओ ना। ये सारे क्या हैं? एनहाइड्राइड है। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो N2O5 का। N2O5 कैसा दिखेगा? सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, दो है। और साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन, फाइव है। ऑड इन नंबर है, तो लिंकेज किस टाइप का होगा? NON टाइप का। अब चार ऑक्सीजन कनेक्ट करने हैं, कैसे करोगे? बताओ। माइनस माइनस, प्लस प्लस। नाइट्रो ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड बना रहा है तो माइनस, और नाइट्रोजन चार चार बॉन्ड बना रहा है तो प्लस। तो ओवरऑल आपको ये कैसा दिखेगा? N2O5। अरे बोलो। तो ये जो चीज़ है ये एसिड नहीं है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। तो जब कभी भी पानी निकालने के बाद आपके पास कोई हाइड्रोजन बचे ही नहीं, तो क्या आप उसके लिए प्रीफिक्सेस पायरो या मेटा जैसा इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। कितने लोग को चमका ये? कोई दिक्कत? अच्छे से देख लो एक बार। ये वाला भी प्रीफिक्स देख लीजिए, ये सेकंड प्रीफिक्स है आपका, जिसको आप क्या बोलते हैं? पायरो। क्लियर है? चलो, अगला जो है आपका प्रीफिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपो। हाइपो, HYPO। पहला कौन सा था? मेटा। अरे बोलो। पहला कौन सा था? मेटा। दूसरा कौन सा था? पायरो, है ना। हाइपो ये होता है व्हेन वन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अस एसिड। अस एसिड, व्हेन वन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अस एसिड। अस एसिड कौन सा होता है? जहां मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। ठीक है। तो व्हेन वन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अस एसिड, तो आप इसमें वर्ड लगाएंगे हाइपो। ठीक है। तो जैसे अस एसिड वाले एसिड लिखे जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं H3PO3। नाम क्या है इसका? बोलो। फॉस्फोरस एसिड, है ना। आप इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा? H3PO2, है ना। H3PO3 था, एक ऑक्सीजन हट गया तो H3PO2 बचा। तो आप इसको क्या बोलोगे? ये फॉस्फोरस एसिड है, तो आप इसको बोलोगे दिस इज हाइपो फॉस्फोरस एसिड। प्रीफिक्स है, सफिक्स तो वही रह जाएगा, प्रीफिक्स लग जाएगा हाइपो। अरे बोलो। जैसे आपके पास H2SO3 होता है, इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? H2SO2। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 हो गया सल्फ्यूरस एसिड, तो H2SO2 क्या हो जाएगा? ये कौन सा एसिड है? दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। याद रखना, एक ऑक्सीजन हमेशा किस एसिड से निकालना है? अस एसिड से। कभी भी इक एसिड से मत निकाल देना। इक एसिड से अगर एक ऑक्सीजन निकालोगे ना तो अस एसिड ही बनेगा। देखो H2SO4 होता है, उसमें से एक ऑक्सीजन निकालोगे तो H2SO3 बनेगा, तो वो तो ऑलरेडी अस एसिड है। अस एसिड में से एक ऑक्सीजन अगर निकाला जाएगा तो हम वर्ड लगाएंगे हाइपो। इसको क्या बोलेंगे? हाइपो सल्फ्यूरस
एसिड, अरे बोलो बाबू। जैसे आपके पास HNO2 है, HNO2 एसिड का क्या नाम होगा? नाइट्रस एसिड। ये कौन सा एसिड है? नाइट्रस एसिड, क्योंकि HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। उससे एक ऑक्सीजन कम है तो ये नाइट्रस एसिड है। इसमें से अगर तुमने एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा HNO। अरे HNO2 है, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो आप इसको क्या बोलोगे? हाइपो नाइट्रस एसिड। अरे बोलो। HNO, जैसे WHO होता है वैसे HNO। HNO, क्लियर है? इसके बारे में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, ठीक है। ये HNO जो है, इट नेवर एग्जिस्ट इन, इट नेवर एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? मोनोमेरिक फॉर्म। मोनोमेरिक फॉर्म मतलब अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डाइमर बनाकर एग्जिस्ट करेगा। जैसे NO2 एग्जिस्ट नहीं करता था, N2O4 एग्जिस्ट करता था डाइमर के फॉर्म में। तो इसका जो है डाइमर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका डाइमर बाबू क्या हो जाएगा? दिस विल बी HNO2। ठीक है, यानी अब इसको ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास H2 है, N2 है और O2 है। H2 है, N2 है और O2 है। साइड एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। कितना है? 2। साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन, वो भी कितना है? 2। अरे बोलो। तो सेंट्रल एटम 2 है, सेंट्रल एटम कितना है? 2। और साइड एटम भी 2 है, इवन इन नंबर है। तो लिंकेज किस टाइप का होगा? या तो XX टाइप का या XOOX टाइप का, XX टाइप का या XOOX टाइप का। अरे बोलो ना। तो जाहिर सा बात है यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब क्या ये एसिड उन एसिड में से है? 4 में से नहीं, तो जितने H होंगे उतने OH भी होंगे। तो यहाँ पे तुम OH कनेक्ट कर सकते हो ऐसे, OH। अरे बोलो। एक लोन पे ऐसा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा ना, तो 2 नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों OH सेम साइड हैं, सिस। इसको क्या बोल सकते हैं? सिस। और इसी को हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों OH को क्या कर देंगे? अपोजिट साइड। अरे बोलो। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो ये पूरी कहानी है HNO की। कितने लोग को चमका ये? कोई दिक्कत? बाबू तुम मेरा यकीन मानो, क्वेश्चंस ये सब टाइप टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके कॉपी से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हम वो हर वैरायटी कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम वो हर वैरायटी कवर कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अरे बोलो यार। इसलिए बहुत अच्छे से इनको पढ़ो, जो जो बातें बताई जा रही है इनको बहुत अच्छे से फॉलो करो। क्लियर है ये? ठीक है, तो 3 प्रीफिक्स क्लियर हो गए। 3 प्रीफिक्स क्लियर हो गए। कौन कौन से क्लियर हो गए? मेटा। मेटा तब होता था जब एक एसिड में से, एक एसिड के मॉलिक्यूल में से एक पानी निकाला जाता था। उसके बाद कौन सा आया? पाइरो। पाइरो तब बोलते थे जब 2 एसिड के मॉलिक्यूल से एक पानी बाहर निकालते थे। और तीसरा आया आपका हाइपो। हाइपो तब होता है जब अस एसिड में से, क्यों, किस एसिड में से? अस एसिड में से आप एक ऑक्सीजन निकाल लोगे, है ना। तो फॉस्फोरस बन गया हाइपोफॉस्फोरस, सल्फ्यूरस बन गया हाइपोसल्फ्यूरस, नाइट्रस बन गया हाइपोनाइट्रस। हाइपोनाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर वगैरह सब क्लियर हो गया। ये कभी भी मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमेरिक। तो सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। क्लियर है? एक बार अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। है ना, आज का क्लास थोड़ा आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ें भूलने वाली हो सकती हैं। अगर आप इनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आप पक्का से भूल जाएंगे, एक बार अच्छे से देख लो।
हो गया? बोलो क्लियर है? चलो, तो यहां से तुम एक देखो, यहां पे अगर तुम ध्यान दो तो इसके बाद हम एक चीज कमेंट कर सकते हैं। फॉस्फोरस के फॉस्फोरस के जो 3 ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक हो गया H3PO4, एक हो गया H3PO3, और एक हो गया H3PO2। यही 3 फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं। यहाँ ऑलरेडी अपने मैक्सिमम में है +5, तो आप इसको बोलते हो फॉस्फोरिक एसिड। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ ये +3 में है, अपने कम है, तो आप इसको क्या बोलते हो? फॉस्फोरस एसिड। कोई दिक्कत? अच्छा, और यहाँ से यहाँ पर आए तो तुमने अस एसिड में से देखो एक ऑक्सीजन निकाला हुआ है, तो आप इसको क्या बोलोगे? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। अरे बोलो। तो ये आपके फॉस्फोरस के तीनों ऑक्सी एसिड्स है। कभी भी फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की बात होगी तो यही 3 होंगे, ये 3 उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे और ये 3 उनके नेम होंगे। अरे बोलो ना, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली चल रही हैं। ये दोनों सफिक्स से आए थे नाम, और ये वाला नाम प्रीफिक्स से आया। कोई दिक्कत? चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना चौथा। इसमें आप बोल सकते हैं पेरोक्सो या पेरोक्सी या फिर पर। ये 3 प्रीफिक्स हैं, पेरोक्सो और पेरोक्सी और पर। ठीक है, पेरोक्सो और पेरोक्सी तब लगता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज़्यादा आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई एसिड लिखा, उसमें अपने सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, वो मैक्सिमम से ज़्यादा आया, तब आप प्रीफिक्स लगाएंगे पेरोक्सो और पेरोक्सी। ठीक है, लेकिन पर तब लगाएंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेंज आता है। बाबू यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, आप बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, 10 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। कोई दिक्कत? तो ये तो मैंने बता दिया कि पेरोक्सो पेरोक्सी एक ही है, पेरोक्सो लिखो या पेरोक्सी लिखो बात सेम ही है। पर वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। ये दोनों तब इस्तेमाल होते हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज़्यादा हो। ठीक है, और ये तब इस्तेमाल होता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेंज हो। ठीक है, या तुम ऐसा समझ लो कि आप पर इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप पर इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब इन रेंज आ जाएगा तो आप उसके लिए पेरोक्सो पेरोक्सी नहीं इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपका रेंज से ज्यादा आ रहा है, आपके रेंज से ज्यादा आ रहा है, तो आप पेरोक्सो लिख लो, पेरोक्सी लिख लो या पर लिख लो, सब सही है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेंज आ गया, इन रेंज आ गया, तो आप कभी भी उसके लिए पेरोक्सो पेरोक्सी नहीं लिख सकते, सिर्फ पर लिखना पड़ेगा। अब ये करेक्ट है 100%। सही है। अब कब लगाएंगे पहले ये देखा जाए। व्हेन 1 ऑक्सीजन इज एडेड टू इक एसिड। पिछले बार तुम अस एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल रहे थे, इस बार हम इक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे। अरे बोलो, जब कभी भी आप इक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तभी ये प्रीफिक्सेस यूज होंगे। ठीक है, पिछले बार आप अस एसिड में से निकाल रहे थे, इस बार हम इक एसिड में एक ऐड करेंगे ऑक्सीजन। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड है H3PO4, क्या नाम है इसका? बोलो। फॉस्फोरिक एसिड। इसमें आप एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा? H3PO5। अरे बोलो, थोड़ा फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। यहाँ +1 × 3 आ जाएगा, फॉस्फोरस का x मान ले, ये -10 = 0, तो x = कितना आ जाएगा? +7। फॉस्फोरस के लिए रेंज के अंदर है या रेंज के बाहर है? बाहर है, क्योंकि फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 होता है, +5 होता है। तो रेंज के बाहर है या आउट ऑफ रेंज है? आउट ऑफ रेंज है। तो अगर ये आउट ऑफ रेंज है तो आप इन तीनों में से तीनों प्रीफिक्सेस यूज कर सकते हैं। आप इसको बोल सकते हो पेरोक्सो फॉस्फोरिक एसिड, आप इसको बोल सकते हो पेरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड, या आप इसको बोल सकते हो पर फॉस्फोरिक एसिड। आप तीनों इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है, तो आप इसके नाम में लिख सकते हो ये पेरोक्सो फॉस्फोरिक एसिड है, या आप इसको पेरोक्सी फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, या आप इसको पर फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हो। तीनों के तीनों नाम सही हैं। चमका। चलो, आपके पास एक एसिड होता है H2SO4, है ना। हमेशा इक एसिड में ऑक्सीजन ऐड करना है। जैसे पिछले बार अस में से निकाल रहे थे, इस बार इक में ऐड करेंगे। तो जैसे आपके पास H2SO4 है और आपने इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा H2SO5। क्लियर है। ये हो जाएगा बाबू 2 + x - 10, x की वैल्यू +8। बोलो रेंज के बाहर है या अंदर? रेंज के बाहर है। सल्फर का मैक्सिमम +6 होता है, तो रेंज के क्या है बोलो? बाहर है। तो रेंज के बाहर है तो आउट ऑफ रेंज है। तो इसको आप क्या बोलते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो, या पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो, या फिर पर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो। तीनों के तीनों सही है। अरे बोलो ना, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आपके पास है HNO3, इसको आप क्या बोलते हो? नाइट्रिक एसिड। ये भी एक एसिड है, इसमें आप एक ऑक्सीजन ऐड कर दिए, ये क्या बन गया? HNO4। ठीक है, निकालो। 1 + x - 8 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? +7। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 हो सकता है, ये +7 है। अरे नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो एक ही खानदान के हैं। ठीक है, यानी ये भी आउट ऑफ रेंज है। तो ये नाइट्रिक एसिड है, तो आप इसको क्या क्या लिख सकते हो? पेरोक्सो नाइट्रिक एसिड लिख लो, या आप पेरोक्सी नाइट्रिक एसिड भी लिख सकते हैं, या पर नाइट्रिक एसिड भी लिख सकते हैं। अरे बोलो। देखो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी कितना कॉन्सेप्चुअल है, और तुम मेजोरिटी बच्चों को ये बोलते सुनोगे इनऑर्गेनिक में तो रट्टा मारना है। अब जिनको ये सब चीज़ नहीं समझ में आएगा वो नाम रटेंगे ही। जिनको इतना डिटेल में जो नहीं पढ़ रहे अच्छे से, उनको तो लगेगा कि भाई ये कंपाउंड है। जैसे बचपन में नाम याद करते थे, वैसे इन सब के नाम रटने हैं। अरे बचपन में आपको याद ही ना कराया जाता था? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इतना बार पढ़ लिए कि याद हो गया। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, है ना। तो ये सब नाम आपको इतने आपने यूज किए हैं कि आपको याद हो गया है। या आपका जब 9th 10th में पहली बार ये सब आया होगा, तो टीचर एक पूरा टेबल बनवा देता है कि कम से कम ये सारी चीज़ें को अच्छे से याद रखो, यही सारी चीज़ें आपके लेवल पर बार बार आएंगी, है ना। लेकिन यहाँ पे तो कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली चल रही है, रट्टा नहीं मारना। अरे बोलो ना। क्या आपको स्ट्रक्चर में रट्टा मारना पड़ा? सारे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रक्चर्स बनाए हमने। क्या आपको नाम में मैं रटवा रहे कि नहीं, इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे? क्लियर है? बोलो क्लियर है। चलो, अब आता है बाबू एक खानदान जिसके लिए ये सारी कहानी रची गई है, वो है हैलोजन वाला एसिड्स। ठीक है, इसमें है 4 एसिड्स: HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखिए। अभी हम स्टार्ट ही इसी से किए थे। हम बताए थे कि पिछले बार बाय मिस्टेक मैंने गलती से लिख दिया था इसको क्लोरिक एसिड, लेकिन हम बोले थे कि इसको क्लोरिक एसिड नहीं बोलते। ठीक है, एक बात बस आप ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना है? क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, इसको दुनिया का कोई ताकत गलत नहीं बोल सकता। लेकिन जब ये क्लोरीन ऑक्सी एसिड के फॉर्म में आ जाएंगे, तो इनके लिए जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +7 से घट के कितना हो जाएगा? +5। बस ये कॉन्सेप्ट तुमको ध्यान में रखना है। कहने का ये मतलब है कि क्लोरीन अगर और कोई कोई कंपाउंड बनाता है, उसको वो ऑक्सी एसिड नहीं है। क्लोरीन तो बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। तो क्लोरीन अगर और कोई कंपाउंड बनाता है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकता है। लेकिन अगर क्लोरीन ऑक्सी एसिड बना रहा है, क्या बना रहा है? ऑक्सी एसिड, तो उस केस में इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग किस चीज के लिए देखते हैं? रेंज के लिए। अरे बोलो ना। तो ऑक्सी एसिड के लिए जो इसका रेंज हो गया वो -1 to +5 हो गया, ओनली फॉर। अरे बोलो तो।
ऑक्सी एसिड। बाकी रेस्ट ऑल कंपाउंड्स के लिए, रेस्ट ऑल कंपाउंड्स के लिए -1 to +7 होगा इसका रेंज। ये कॉन्सेप्ट कितने लोग को चमका? ये क्लियर हो गया? अब आइए, अब हम सबसे पहले नाम लिखेंगे HClO3 का। ठीक है, क्या ये एक ऑक्सी एसिड है? बिल्कुल ऑक्सी एसिड है। यहाँ हम अगर लिख लेंगे तो 1 + x - 6 = 0, तो x = +5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसका मतलब यहाँ क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रेंज तो -1 to +5 ही होता है। तो क्या ये अपना मैक्सिमम है कि नहीं? क्या ये अपना मैक्सिमम है कि नहीं? ऑक्सी एसिड का रेंज यही होता है। नॉर्मली क्लोरीन +7 तक जाएगा, लेकिन ऑक्सी एसिड में क्लोरीन +5 तक ही जाएगा अपने रेंज में। तो क्या ऑक्सी एसिड के लिए ये अपने मैक्सिमम रेंज पे है? इसका मतलब अगर इस एसिड का नाम अगर लिखना होगा, ये हम समझेंगे कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है फॉर ऑक्सी एसिड। तो सफिक्स क्या लगता है? इक एसिड। तो इसका नाम लिखा जाएगा क्लोरिक एसिड। HClO4 का नाम नहीं लिखा जाएगा क्लोरिक एसिड, HClO। अरे ये बात हमको एकदम 100% हमेशा से पता था, पिछले बार फ्लो में गलती हो गया। नहीं होता है, एग्जाम्पल बताते जा रहे हैं तो उसके फ्लो में लिखने में मिस्टेक हो गया। नहीं तो ऐसा नहीं है ये बात मुझे कल नहीं पता था आज पता है। अरे समझ रहे हो, लिखने में मिस्टेक हो गया। ये क्लियर हो गया? तो यानी HClO3 को आप बोलेंगे क्लोरिक एसिड। सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है, बच्चे समझते हैं कि क्लोरीन का तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और +7 आपको HClO4 में मिलेगा, है ना? तो वो इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, लेकिन अगर क्लोरीन ऑक्सी एसिड के फॉर्म में है तो उसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के बाहर चला जाएगा। उसका रेंज जो है वो -1 से +5 तक रहेगा। बोलो क्लियर है या नहीं? क्लियर है सबको? तो अब इनके नाम लिखना चालू करते हैं। अब अगर HClO3 ये है तो HClO4 क्या होगा? अभी तुम पढ़ कर आए कि ये हो गया एक एसिड। अब ये क्या हो गया? एक एसिड। और इसमें से देखोगे तो तुमने एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया। बोलो बोलो। एक एसिड में तुमने HClO4 बनाने के लिए तुम ऐसा बोल सकते हो कि मैंने HClO3 और एक ऑक्सीजन कर दिया, इसको तुमने ऐड किया तो ये बना। अरे बोलो तो यार। ठीक है, तो एक एसिड में जब एक ऑक्सीजन ऐड होता है तो प्रीफिक्सेस क्या क्या लगते हैं? पेरोक्सो, पेरोक्सी या पर। लेकिन ध्यान दो, पेरोक्सो और पेरोक्सी तब लगता है जब वो अपने रेंज से ज्यादा होता है। क्लोरीन का तो मैक्सिमम रेंज एक्चुअली +7 है, लेकिन अगर आप यहां पर ऐड भी कर रहे हो तो भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 + x - 8 = कितना आ रहा है? +7। तो ये अभी भी अपने रेंज के अंदर ही है। तो इसीलिए आप इसके लिए पेरोक्सो या पेरोक्सी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ इसका नाम लिखा जाएगा पर क्लोरिक एसिड। अब आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि पिछले पेरोक्सो, पेरोक्सी और पर में क्या डिफरेंस है। ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के कारण ये दो अलग अलग नाम रखे गए हैं, नहीं तो बाकी तो हर जगह यही दिख रहा है कि जो पेरोक्सो है, पेरोक्सी है, वही पर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन का खानदान जो है वो उस रूल को फॉलो नहीं करता, जिसके कारण सारा का सारा नेमिंग का सिस्टम चेंज किया गया है। मेरी बात फिर से सुनो ध्यान से। HClO3 को क्लोरिक एसिड बोल लिए, इसमें कोई दिक्कत है? अगर आप HClO3 में एक ऑक्सीजन ऐड करोगे, ये कौन सा एसिड हो गया? ये एक एसिड हो गया। अब एक एसिड में तुम एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो भी तो ये बनेगा। इसका मतलब तुम प्रीफिक्स यूज करोगे या तो पेरोक्सो, या तो पेरोक्सी, या पर। इससे पहले पेरोक्सो, पेरोक्सी, पर सब एक ही हो रहे थे। लेकिन इस बार अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। एक ऑक्सीजन ऐड होने के बाद कितना हो गया? +7। क्या अभी भी ये एक्चुअल क्लोरीन के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के रेंज के बाहर है? नहीं है, अभी भी ये रेंज के बाहर नहीं है। ये अभी भी +7 है। क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है ना? इसीलिए आप इसके लिए पेरोक्सो, पेरोक्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ क्या इस्तेमाल करेंगे? पर। इसलिए मैंने लिखा है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा होगा तो पेरोक्सो, पेरोक्सी यूज करते हैं, या पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के अंदर आ गया तो आप उसके लिए पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेरोक्सो, पेरोक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो क्या यहाँ पर क्लोरीन का HClO4 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज के बाहर है या रेंज के अंदर ही है? रेंज के अंदर है, बॉर्डर पे है 7 पे। तो क्या आप इसके लिए पेरोक्सो पेरोक्सी यूज कर सकते हैं? नहीं। अगर कोई बच्चा इसको पेरोक्सो या फिर पेरोक्सी क्लोरिक एसिड लिखता है तो वो सही होगा या गलत होगा? गलत हो जाएगा। ये सही है, ये गलत है। बोलो यार। यहां से आप एक और बात कमेंट कर सकते हैं। सारे के सारे, ध्यान से देखना, सारे के सारे पर एसिड्स पेरोक्सो पेरोक्सी होंगे, लेकिन सारे के सारे पेरोक्सो पेरोक्सी पर नहीं होंगे। क्योंकि पर तो तुम दोनों केस में इस्तेमाल कर सकते हो, रेंज के अंदर हो तो भी, रेंज के बाहर हो तो भी। तो पर तो आप हर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या पेरोक्सो पेरोक्सी जब रेंज के अंदर हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। तो सारे के सारे पर एसिड्स पेरोक्सो पेरोक्सी होंगे, लेकिन क्या सारे के सारे पेरोक्सो पेरोक्सी पर होंगे? नहीं होंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑल पर एसिड्स आर पेरोक्सो पेरोक्सी बट रिवर्स इज नॉट। अरे बोलो ना यार। ये कहानी क्लियर हो गया? इसका मतलब तुमने इस पूरे खानदान के 2 एसिड्स के नाम लिख लिए, HClO3 लिख लिया और HClO4 लिख लिया। HClO3 लिख लिया और क्या लिख लिया? HClO4 लिख लिया। ठीक है। अब नाम लिखना है HClO2 का। बताओ क्या लिखोगे? ये एक एसिड है, तो ये इस यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा HClO2 में कितना आएगा? देखो 1 + x - 4 = 0। तो x = क्या आएगा? +3। ठीक है। तो ये एक एसिड था, तो एक एसिड से कम वाले के लिए क्या यूज होता है? अस एसिड। तो आप इसको बोलोगे दिस इज क्लोरस एसिड। ये है क्लोरस एसिड। ठीक है। अब तुम बताओ कि तुम HClO का नाम क्या लिखोगे? ये हो गया तुम्हारा अस एसिड। अब अस एसिड में से देखो तुमने एक ऑक्सीजन हटाया है, अस एसिड में से एक ऑक्सीजन हटाया है, तो क्या लगेगा? हाइपो, है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपो क्लोरस एसिड। नहीं, HClO2 में से तुमने एक ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या बन गया? HClO। HClO। तो ये आपका बन गया, ये अस एसिड है। अरे अभी तो पढ़ के आए पीछे, देखो। हाँ, व्हेन वन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम अस एसिड, क्या लगता है? तो ये इसके पूरे नाम है। ठीक है। एक बार हम सब एक जगह लिख देते हैं, देखो। हमेशा याद रखना पूरे खानदान को, HClO, HClO2, एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाना है, HClO3, और ये हो गया HClO4। अरे बोरो क्लियर है? हमेशा पहले HClO3 का नाम लिखना। ये है क्लोरिक एसिड। अरे बोलो। तो इसके ऊपर वाला हो जाएगा क्लोरस एसिड। ठीक है। अब तुम एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। क्या आप इसके लिए पेरोक्सो पेरोक्सी यूज कर सकते हैं? नहीं। और इसमें एक ऑक्सीजन हटा रहे हो तो हाइपो लग जाएगा, ये हो जाएगा हाइपो क्लोरस एसिड। अरे बोलो, ये क्लियर है या नहीं है? ये कहानी है पूरे क्लोरीन के एसिड्स की। ठीक है। इसमें एक पॉइंट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सारे के सारे पर एसिड्स पेरोक्सो पेरोक्सी होते हैं, लेकिन सारे पेरोक्सो पेरोक्सी एसिड्स वाले पर नहीं होते, क्योंकि पर आप दोनों केस में यूज कर सकते हैं, रेंज के अंदर हो तो भी, रेंज के बाहर हो तो भी। लेकिन पेरोक्सो पेरोक्सी यूज हमेशा तभी होता है जब रेंज के बाहर हो। ठीक है। यहाँ HClO4 की दुनिया में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। तो अभी भी आप रेंज के बाहर नहीं गए। रेंज के बाहर नहीं गए तो आप इसके लिए पेरोक्सो पेरोक्सी नहीं यूज कर सकते, सिर्फ पर यूज कर सकते हैं। इसीलिए वो पर क्लोरिक एसिड है, वो क्लोरिक एसिड है, वो क्लोरस एसिड है, और वो हाइपोक्लोरस एसिड है। चमका? इन सब के स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। HClO कैसा दिखेगा? सिंपल, Cl
OH। अरे ऑक्सी एसिड है ना, तो हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से ही कनेक्टेड होगा। HClO2 कैसा बनाओगे? Cl डबल बॉन्ड O OH। HClO3 कैसा बनाओगे? सही है। और HClO4 कैसे बनाओगे? ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +7। ठीक है, जो सिखाया था उससे भी कर सकता है। क्लोरीन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो -1, ये +1। आपसे इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ ले, बताइए, इनमें सब तो एसिड ही है, इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? ऑक्सी एसिड के दुनिया में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। बेसिक सा फंडा। ठीक है, अरे बोलो। ऑक्सी एसिड्स में हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अरे बोलो ना। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया? HClO4। बोलो। उसके बाद HClO3, फिर HClO2 और लास्ट में HClO। ये क्वेश्चन तो ना जाने कितने बार कितने एग्जाम में पूछा है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। बोलो, क्लियर है क्या? सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये पूरी कहानी बता दी, स्ट्रक्चर भी बता दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बता दिया। ऑक्सी एसिड की दुनिया में हमेशा याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वो उतना ज़्यादा एसिडिक। कोई दिक्कत? एक बार बाबू अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। थोड़ा पानी पी के आते हैं हम, ठीक है।
बनाओ, तुम लोग बनाओ। सॉरी, माइक ऑफ रह गया था। देखो, सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में हम लोग पहला स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं आपका थायोसल्फेट का। ठीक है। यहाँ पे जब भी कोई वर्ड में अगर किसी नाम में थायो लगा होना है तो उसका मतलब ये होता है कि आप ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? सल्फर से। ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास ROH है, इसमें हम ऑक्सीजन को हटाकर SH लगा दे तो आप इसको अल्कोहल बोलेंगे, तो इसको आप थायोल बोलेंगे। तो ये थायो वर्ड हमेशा तब लगता है व्हेन ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी सल्फेट की, दिस इज SO4 माइनस को आप सल्फेट बोलते हो। ठीक है। अगर इसी में अगर हम एक ऑक्सीजन को हटा करके एक सल्फर लगा दें, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो 4 से 3 हो जाएगा, और सल्फर एक बढ़ जाएगा तो 1 से 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन हटा रहे हैं और एक सल्फर ऐड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा। ठीक है। तो अगर ये सल्फेट है तो आप इसके लिए थायो वर्ड यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा थायोसल्फेट। ठीक है। तो आपको थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब आपको H2O3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाना है। ये क्लियर हो गया पहले? जब आप H2O3 माइनस या थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर है और साइड एटम जो है वो ऑक्सीजन है। सेंट्रल एटम कितना है? 2। साइड एटम कितना है? 3, ऑड इन नंबर। तो आप स्ट्रक्चर का किस टाइप का बना कर आएंगे? XOX टाइप का लिंकेज बनाएंगे, और उसके हिसाब से SOS हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास फिर 2 ऑक्सीजन बचेंगे, एक O माइनस इस पर, एक O माइनस इस पे। तो बच्चे इसका स्ट्रक्चर ये बना कर आएंगे अकॉर्डिंग टू जो नॉलेज हमारा पहले वाला था। लेकिन ऐसा इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप मेरी कॉन्सेप्चुअली मेरी बात को समझो। सल्फेट और थायोसल्फेट में इज द ओनली डिफरेंसेस कि यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर है। तो सल्फेट का स्ट्रक्चर कोई बनाने के लिए बोले तो इस तरीके का बनता है स्ट्रक्चर सल्फेट का। अब बस डिफरेंस इतना है कि इसमें एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर आ गया, है ना। तो जब डिफरेंस बस इस चीज का है कि एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर आ गया, तो थायोसल्फेट का भी तो स्ट्रक्चर वैसा ही दिखना चाहिए जैसे सल्फेट का दिखता है, और आप किस टाइप का बना रहे हैं, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगता बाबू। मैंने आपको बार बार बताया है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑक्सी एसिड में पढ़े हैं। अगर ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाना होता तो बिल्कुल हम इस तरीके से बनाते, लेकिन क्या आपका H2O3 माइनस ऑक्सी एसिड है? नहीं, H2O3 माइनस थायोसल्फेट है। और थायो लगने का मतलब ही है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन को हटा करके एक सल्फर लगाया गया है। तो सल्फेट का स्ट्रक्चर जब इस तरीके का है तो थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके का होगा। बस फर्क बस इतना है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन के जगह मैंने एक सल्फर लगा दिया। ठीक है। इसलिए ये हो गया आपका थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर। क्या हो गया बोलो? थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? चलो, अब थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखो तो फिर मैंने यहाँ पर एक बार बनाया है। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या इसमें S डबल बॉन्ड S लिंकेज है? आपको दिख रहा है यहाँ पर एक S डबल बॉन्ड S? हाँ, तो इसमें S डबल बॉन्ड S लिंकेज प्रेजेंट है। फिर मैंने यहाँ पर कितने सल्फर दिख रहे हैं? 2 सल्फर। इन दोनों सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो ये वाला सल्फर ने 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। अरे बोलो, इस वाले सल्फर ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 1। सल्फर के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 में से 2 तो ये हो गए, बचे कितने? 4। 4 मतलब कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा? 3। 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड। तो स्टेरिक नंबर 3 के हिसाब से इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। क्या हो गया? sp2। यानी यहाँ पे जो 2 सल्फर है वो दोनों सल्फर आइडेंटिकल नहीं है, वो दोनों सल्फर अलग अलग टाइप के हैं। एक सल्फर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है और एक सल्फर sp2 टाइप का है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। पक्का? चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आता है कि इस सल्फर और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। क्या बताइए? ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने फिर से वो स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे। अगर तुम इस बीच वाले सल्फर को देखो तो ये सल्फर यहाँ पर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो इस पर क्या आएगा? -1। इस पर क्या आएगा? +1। इस बॉन्ड के कारण भी इस पर -1, इस पे +1। और यहाँ पे जो पड़े 2 बॉन्ड है इसके कारण इस पे -2 और इस पर +2, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आया। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि इस S और इस S में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्या,
है ना। तो बच्चों को क्या लगता है कि सर ये भी एस है और ये भी एस है, दोनों तो सल्फर ही हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो तब आता है जब दो अलग अलग एलिमेंट हो। जैसे यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इस बॉन्ड के कारण इस पर -1 और इस पर +1 लिखेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये दोनों सल्फर दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये दोनों सल्फर एक टाइप के हैं? नहीं। इसमें एक सल्फर जो है वो sp3 टाइप का है और एक सल्फर जो है वो आपका sp2 टाइप का है। अरे बोलो। और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा sp होता है, फिर sp2 होता है, फिर sp3 होता है ना। इसका मतलब ये वाला जो सल्फर है ये इस वाले सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये दोनों बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये ज्यादा अपने तरफ खींचेगा, जिसके कारण इस पर -2 आएगा और इस पर +2 आएगा। तो बीच वाला जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया, और साइड वाला जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया। ठीक है, मेरी बात बाबू ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बात नहीं करो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर -1 आया, यहाँ पे +1 आ गया। सिमिलरली यहाँ -1, यहाँ पर +1 आ गया। लेकिन इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहले तो एटम सेम है, प्लस ये वाला भी ऑक्सीजन sp3 है और ये वाला भी ऑक्सीजन sp3 है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, इसीलिए इन दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दो सल्फर हैं वो हैं दो सल्फर, एटम सेम है, लेकिन इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अलग अलग है। ये वाला sp3 है, वो वाला sp2 है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस वाले बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने तरफ खींचेगा, जिसके कारण इस पर -2 और इस पर +2 आएगा। तो टोटल सल्फर, बीच वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया और ऊपर वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया। तो इतना डिटेल में आपको, इसलिए टॉपिक का नाम ही है सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे वो सारे स्ट्रक्चर्स डिस्कस होंगे जो इनमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। अरे बोलो, क्लियर है? ये पक्का सबको क्लियर हो गया? हम्म। अब ये वाला स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ फिर आपको सेंट्रल एटम कितने दिखेंगे, सल्फर, और वो कितना दिखेगा, 2। साइड एटम कौन सा दिखेगा, ऑक्सीजन, और ये 5, ये फिर आपको ऑड इन नंबर दिखेगा। तो फिर आप लिंकेज कर देंगे SOS टाइप का, नहीं, ये फिर गलत हो जाएगा, ये फिर ऐसा इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। बाबू देखो, हम बार बार आपको बोल रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑक्सी एसिड के थे, H2O5 माइनस ऑक्सी एसिड नहीं है। अरे बोलो ना। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ये H2O5 ये होता है स्ट्रक्चर H2O5 का। बाबू देखो, हम प्लीज हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन है मेरा, ये जितना भी स्ट्रक्चर हम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वाले कैटेगरी में बनाएंगे, प्लीज इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में पक्का गड़बड़ करके आइएगा। ये स्ट्रक्चर होता है H2O5 का। यहाँ पे भी दो तरीके के सल्फर हैं, इस वाले सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इस वाले सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन, सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अभी आपने कितने इस्तेमाल किए, 4, तो इसके पास एक बचा है, तो कितना हो गया, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, ये भी स्टेरिक नंबर 4, ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो ये वाला भी sp3 है और ये वाला भी sp3 है। इस बार इस सल्फर और इस सल्फर के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा? पहले बात तो एटम सेम है, और दूसरे बार इनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। इस बार यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड था और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर था, तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इस बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। एक बार देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लो। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो दोनों का। इसमें इस बार दोनों सल्फर जो हैं वो sp3 ही है। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6,
और यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अरे यहाँ 6 बॉन्ड है ना, और हर जगह ऑक्सीजन ही कनेक्टेड है, तो ऑक्सीजन -1 ले जाएगा, सल्फर +1 ले जाएगा। और यहाँ पर कितना है? 4 4 4। अरे 4 कैसे, सही तो लिखे थे +3। ये तो सल्फर सल्फर का बॉन्ड है ना, ये सल्फर तो इस बार दोनों आइडेंटिकल हैं, तो यहाँ पे भी 2 4 5 ही आएगा, +5। अरे बोलो ना। ये सल्फर और ये सल्फर के बारे में इस बार कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों एटम आपके सेम है, और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। क्यों लगेगा? कहाँ डबल बॉन्ड लगाया है? अरे ये तो सल्फेट में S डबल बॉन्ड हो पहले से था, बस ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर रहे थे, इसीलिए डबल बॉन्ड है। ठीक है ना? अरे बोलो। इस बार दोनों sp3 हैं, और दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी। इस बार इस वाला ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड के कारण किसी पे भी माइनस माइनस और प्लस का चार्ज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये वाला सल्फर और ये वाला सल्फर बराबर के इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इन तो एटम सेम है, और प्लस हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। पिछले बार एटम सेम था, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या था, अलग अलग, जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस आई थी। लेकिन इस बार वो कहानी नहीं। हेलो। हाँ बोलिए। 22 22। 22। हाँ हम बोल रहे हैं ना, यूको में ही बोल रहे हैं 22। उतने दिन से निकला कहाँ है कुछ? अच्छा रुक जाइए, अभी हम ऑनलाइन क्लास में हैं, इतना फ़ोन मत किया कीजिए बार बार। ये क्लियर है क्या? ये तो पढ़ाते रहो तो इतना फ़ोन आएगा ना। अरे बाबू बोलना यार। तो ये वाला सल्फर +5 है, और ये वाला सल्फर +3 है, ये कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो था, हाँ, +6 था और -2 था। यहाँ पे बाबू देखो हम फिर से बता रहे हैं, ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, और इस बार लेकिन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग था। एक sp3 था, एक sp2 था, तो sp2 वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकला। अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकला, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ये ज़्यादा अपने तरफ खींचेगा, तो इन दोनों बॉन्ड्स के कारण इस पे -2 आया था, इस पे +2 आया था। ठीक है। लेकिन इस बार ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसमें ये सल्फर और ये सल्फर एकदम आइडेंटिकल निकले। क्यों? क्योंकि पहले तो एटम सेम ही है, सल्फर सल्फर ही है, और ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, एटम भी सेम, तो इस सल्फर और इस सल्फर में इस बार कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर इस सल्फर में नहीं है, तो इस बॉन्ड के कारण किसी पे भी -1 या +1 नहीं जाएगा। तो यानी ये 5 बॉन्ड के कारण इस पे +5 आ गया, और ये 3 बॉन्ड के कारण इस पे +3 आ गया। कर लोगे ना? ये सब स्ट्रक्चर्स बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पता है क्या पूछेंगे? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में बोलेंगे इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ H2O5 2- बोथ द सल्फर्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल है। या इस स्ट्रक्चर में आपसे पूछ लेंगे इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ थायोसल्फेट, in the structure of thiosulfate, one sulfur is sp3 hybridized and one sulfur is sp2 hybridized। जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक ये सब बता पाएंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन सल्फर इज +6, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर सल्फर इज -2, है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत डिटेल में आपसे पूछे जा सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर। बोलो क्लियर है? यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स हम इस वाले टॉपिक में बनाएंगे बाबू, प्लीज़ उनको आप एज इट इज़ जैसे हम बता रहे हैं वैसे ध्यान में रखना है। जो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत किसी को? वाइंड अप करें? ठीक है। माइक ऑफ हो जाता है वो बीच में, 5 मिनट के लिए कुछ माइक ऑफ रह गया था, और हम यही वाला चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे।
तो मैंने उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत।